हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस क्लास में हमारे सेमेस्टर 4 का जो सबसे पहला पेपर है सेल बायोलॉजी, इसके लेक्चर नंबर 4 को कवर करने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 को अटेंड किया होगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आज आपसे पूछूं कि एक ह्यूमन बॉडी या फिर इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये किसके बने हुए हैं, तो आई होप कि आप इसका आंसर दे पाओगे कि सेल के बने हुए हैं। बट अगर आपको याद होगा तो आज से करीब 350 साल पहले जब सेल की डिस्कवरी हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, तो उन्होंने इस बात को नहीं बताया था, उनको आइडिया भी नहीं था कि उन्होंने किस चीज़ का डिस्कवरी किया है। तो फिर आज के टाइम में हम लोगों को ये बात कैसे पता है? तो लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि 3 साइंटिस्ट थे, शेल्डन, श्वान एंड रडोल्फ विरकॉ, एंड इन तीनों के वर्क ने ये एक्सप्लेन किया कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हुए हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने उस लेक्चर को अटेंड किया होगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है क्या करने जा रहे हैं, तो हमारा जो यूनिट 1 है सेल बायोलॉजी का, इसको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने आपको सिलेबस वाले वीडियो में ही बताया था कि यहाँ पे मेनली तौर पे 3 चीज़ों को हम लोगों को कवर करना है: वायरस का स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल है उसको कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है हम लोग आज के इस लेक्चर में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होता है इसको कवर करेंगे। तो आखिरकार आई होप कि आप लोगों ने शायद इसको पहले पढ़ रखा होगा अपने जूनियर क्लासेज में। तो आखिरकार ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जो है दो तरह का सेल, इसे कैसे क्लासिफाई किया गया है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, टाइप्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि कितने तरह के सेल हैं, दो तरह के सेल हैं। बट ये जो दो तरह के सेल हैं ये किस बेसिस पे हैं, तो ये न्यूक्लियस के बेसिस पे है। तो हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। अभी थोड़ी देर में जब हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या कहने का मतलब है टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे दो तरह का सेल है, एक है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल एंड एक क्या है हमारा यूकैरियोटिक सेल। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि यहाँ पे क्या आप लोगों को पता है प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है एंड यूकैरियोटिक का क्या मतलब है, तो आई होप कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये आइडिया होगा कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक एंड क्या होता है यूकैरियोटिक। आपने अपने क्लास 11th और 12th में आई होप कि इस टॉपिक को पढ़ रखा होगा कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं दोनों सेल को समझना। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ एकदम उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। प्रैक्टिकली कहने का क्या मतलब होता है, एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है कि पढ़ाई का असली पर्पस उस दिन पूरा हो जाता है जिस दिन आप जो भी पढ़ रहे हो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझने लगते हो। क्या कहने का मतलब कि जैसे कि मैं बोलता हूं कि हम लोग यूकैरियोटिक सेल हैं, तो अब रियल लाइफ में इस चीज का क्या मतलब है, और वहीं पे मैं बोलता हूं कि देखो एक बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो रियल लाइफ में इस बात का क्या मतलब है। तो चलिए फिर समझते हैं पहले हम लोग। अब यहाँ पे इमेजिन करो कि मैं अपने हाथ पर से एक सेल लेता हूँ, उसे मैं क्या करता हूँ माइक्रोस्कोप में रखता हूँ, और माइक्रोस्कोप में मैं रख के देखता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा। तो सबसे पहले मुझे इसमें चारों तरफ एक इस तरह से बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी तो इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग इसको बायोलेमा के नाम से भी जानते हैं। तो एक बात याद रखना कि ये जो पेपर ये 2D पेपर है, लेकिन जो चीजें रियल वर्ल्ड में होती हैं वो 3D में होती हैं। अब क्या कहने का मतलब, जैसे कि मेरे हाथ में यहाँ पे ये एक वाटर बॉटल है, आप लोग देख सकते हो। अगर इस वाटर बॉटल को मैं यहाँ पे पेपर पे ड्रॉ करूँ तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ये एक वॉल दिखा दूंगा, एक वॉल इधर, एक यहाँ पे बॉटम, एंड ऊपर में मैं कवर दिखा दूंगा। तो अगर आप इस पेपर पे देखोगे तो यहाँ पे बस दो ही वॉल दिखाए गए हैं, एक इधर से और एक इधर से। लेकिन रियल लाइफ में जब आप इस बॉटल को देखते हो तो क्या इसमें बस इधर और इधर से ही वॉल है, तो नहीं, इसमें एक्चुअली में चारों तरफ से वॉल प्रेजेंट है। तो ये जो हमारा पेपर है ये एक 2D पेपर है, जबकि रियल वर्ल्ड में चीजें 3D में होती हैं। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं ड्रॉ करता हूँ तो बस चारों तरफ से एक लाइन खींच देता हूँ और मैं क्या बोल देता हूँ कि देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बट एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस चारों तरफ से नहीं होता है। अब क्या कहने का मतलब, तो इसी चीज को हम लोग दूसरी तरीके से समझते हैं कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं अपने हाथ पर से मैंने एक सेल लिया और उसको मैंने माइक्रोस्कोप में रखा, और माइक्रोस्कोप में रख के मैं क्या करता हूँ उसे देखता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा। तो मैंने क्या बोला कि चारों तरफ मुझे एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अपने स्टेटमेंट को अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ।
क्या चेंज कर रहा हूं कि इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे एक अपना सेल लेता हूं और उसे इस बार मैं माइक्रोस्कोप में न रख के फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैजिक से मैं उसे क्या करता हूं, बिगड़ कर देता हूं, और ये इस बॉटल के जितना बिगड़ हो गया है। तो अब मुझे क्या दिखता है, जैसे इस बॉटल में आपको चारों तरफ से पहले एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एग्जैक्टली इन द सेम वे आपको क्या होगा, अगर मैं अपने हाथ पर से एक सेल लूं और उसे मैजिक से बिगड़ कर दूं तो उसके भी चारों तरफ आपको ये एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और इसी बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी तो बायोलेमा के नाम से बुलाते हैं। और अगर अब मैं क्या करूं कि थोड़ा सा अपने माइक्रोस्कोप को जूम करूं तो मुझे क्या दिखता है, जैसे इस बॉटल के अंदर वाटर भरा हुआ है, इस सेल के अंदर भी अंदर में क्या होगा, आपको वाटर देखने को मिलेगा। एंड आई होप कि आपको जो है ऑलरेडी पता होगा कि इस वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे। तो ये जो वाटर है सेल के अंदर, इसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देन उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और जूम करूं तो इमेजिन करो कि यहाँ पे मुझे बीच में, इस सेल के बीच में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि धागे के जैसा जो है मटेरियल देखने को मिलेगा। एंड ये जो धागे जैसा मटेरियल है हमारा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। तो ये हमारा जो धागे जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा जेनेटिक मटेरियल। एंड इसके बाद मैं अगर गौर से देखूं तो यहाँ पे जो है आप ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके चारों तरफ अगर देखने की कोशिश करोगे तो आपको एक मेम्ब्रेन के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एंड ये जो मेम्ब्रेन है जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ, इसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। एंड ये जो दोनों स्ट्रक्चर है आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये जो जेनेटिक मटेरियल, आप चाहो तो इस दोनों को एक साथ जो है न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। एक बात याद रखना कि ये जो न्यूक्लियस वर्ड है, ये कोई बायोलॉजिकल वर्ड नहीं है। किसी भी चीज का जो सेंटर होता है उसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने जब एटम पढ़ा होगा अपने केमिस्ट्री के टॉपिक में, तो वहां पे भी आपने न्यूक्लियस पढ़ा होगा, जो कि क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो क्या वो एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है? बिल्कुल भी नहीं। तो न्यूक्लियस कोई बायोलॉजिकल वर्ड नहीं है। किसी भी चीज का जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। इवन अगर मैं बात करूं, ये मेरे हाथ में जो स्टाइलस है, जैसे आप पेन भी बोल सकते हो, तो इसका भी एक न्यूक्लियस है। इसका जो सेंटर है वो क्या है, इसका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे मैं जब सेल के सेंटर में देखने की कोशिश करता हूँ, जिसे हम लोग न्यूक्लियस यहाँ पे बोल रहे हैं, तो पहले मुझे एक धागा जैसा मटेरियल देखने को मिलता है जिसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो भी पिक्चर बनाया है, ये अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे अपने सेल को, तो आपको ये सारी की सारी चीजें दिखेंगी। जैसे कि मैं अगर अपना सेल लूं और माइक्रोस्कोप में रख के देखूं, तो मुझे सच में उसमें चारों तरफ पहले एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अंदर में लिक्विड देखने को मिलेगा जिसे साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। एंड सेंटर में धागा जैसा कुछ मटेरियल देखने को मिलेगा जो कि जेनेटिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है, और उसके चारों तरफ एक कवरिंग होगा जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, एक बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं कि आखिरकार ये सारी की सारी चीजें है क्या। आने वाले क्लासेज में हम लोग इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे फिलहाल मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। अगर मैं बात करूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो एकदम गौर से सुनना मेरी बातों को। आप अभी ये लेक्चर अपने क्लास में बैठ के या फिर अपने घर में बैठ के अटेंड कर रहे होगे, तो थोड़ा सा अपने घर को आप देखो। आपका जो घर है वो भी एक सेल के जैसा ही है। कैसे सेल के जैसा है? उसमें भी चारों तरफ से एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर है। ऊपर में भी वो स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग छत बोल रहे हैं, नीचे में भी वो स्ट्रक्चर है, और चारों तरफ से प्रेजेंट है। और आप देख सकते हो कि उसके बीच में, अंदर में, सेंटर में क्या है, खाली जगह है। तो ये जो आपके घर का जो ये चारों तरफ ये बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर है, ये अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लूं तो इसका क्या फंक्शन है? आप, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो आप कैसे डिफाइन करोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? ध्यान से सुनना। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? तो सेल के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको सेल के अंदर ही क्या करता है, रोक के रखता है। कैसे? सपोज दैट मान लो कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर मैं इसे क्या करूं, फेंकूं, तो क्या लगता है आपको, ये बाहर चला जाएगा? तो आंसर है नहीं। अगर मैं इसे लेके क्या करूं, फेंकूं, तो ये बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको क्या करेगा, इसके अंदर ही रोक के रखेगा। लेकिन आप इमेजिन करो कि अगर आप एक खुले छत पे पढ़ रहे हो और आप किनारे में बैठे हो छत के, तो वहां पे अगर आपका पेंसिल गिरता है, रबड़ गिरता है या कटर कुछ भी गिरता है, तो वो सीधे कहां चला जाएगा, छत के नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर उसके चारों
चारों तरफ एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो क्या करेगा, उस चीज को उसके अंदर ही रोक के रखेगा। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? मैं अगर आपके जगह पे होऊंगा तो मैं सिंपली डिफाइन करूंगा कि ये एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसका क्या फंक्शन है। तो सेल के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ होता है वो उसे सेल के अंदर ही क्या करता है, रोक के रखता है। देन उसके बाद मैं अगर बात करूं कि इसका क्या बस इतना ही फंक्शन है कि और भी फंक्शन, तो एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत सारा फंक्शन है। तो जब हम लोग आगे की क्लासेज में इंटर करेंगे और जब मैं आपको एग्जैक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखता कैसा है, क्या क्या इसके फंक्शन है। अभी हम लोग बस बेसिक सा एक आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को समझने के लिए पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो इसका एक और फंक्शन है, क्या फंक्शन है, ये उसी चीज को बाहर से अंदर या फिर सेल के अंदर से बाहर जाने देता है जो सेल के लिए जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आप जिस भी रूम में बैठ के अभी पढ़ रहे होगे, डेफिनेटली उसमें एक दरवाजा होगा, एक डोर होगा। तो अब इमेजिन करो कि वहां पे बाहर में एक आदमी आता है और क्या बोलता है कि मैं अंदर आऊंगा और मैं डांस करके दिखाऊंगा। तो क्या हम लोग उसे अंदर आने देंगे? आंसर है बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? क्योंकि वो हमारे सेल के लिए जरूरी नहीं है। तो हमारे सेल के अंदर कौन आ सकते हैं? डेफिनेटली स्टूडेंट आ सकते हैं, टीचर्स आ सकते हैं, जो जरूरी है वो आ सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अगर कोई चीज सेल के बाहर है या सेल के अंदर है तो उसको बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर तभी जाने देगा जब वो क्या होगा, सेल के लिए जरूरी होगा। अगर ये पार्टिकल सेल के लिए जरूरी नहीं है तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इस चीज को बाहर से अंदर नहीं आने देगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया, ये एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर हो गया जो सेल के अंदर जो कुछ भी चीजें भरी हुई है उसको सेल के अंदर ही रोक के रखता है एंड उसी चीज को बाहर से अंदर आने देता है जो सेल के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो लिक्विड है अंदर में जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं इसका क्या फंक्शन है। तो हमेशा की तरह जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ऑलरेडी इस चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग आगे आने वाले क्लासेज में स्टडी करेंगे। यहाँ पे बस बेसिक सा आइडिया लेना है। तो यहाँ पे अगर आप साइटोप्लाज्म वर्ड को देखोगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो सबसे पहला वर्ड है ये है साइटो और जो दूसरा वर्ड है वो प्लाज्मा। आई होप कि ऑलरेडी आप लोगों को याद होगा कि मैंने डे 1 के क्लास में ही आप लोगों को बताया था कि सेल के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि साइटो का मतलब क्या होता है, सेल होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखोगे तो साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, और प्लाज्म मतलब होता है लिक्विड, यानी कि सेल के अंदर जो लिक्विड है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म। और क्या फंक्शन है इस लिक्विड का, तो कॉमन सी बातें हैं कि ये सबसे पहले तो सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्योंकि विदाउट वाटर के, विदाउट लिक्विड के सेल सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। दूसरा, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इवन इसमें जितने भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन इसी साइटोप्लाज्म में चल रहे हैं। तो अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो सेल का क्या होगा, डेथ हो जाएगा। यहां तक कि मैंने आपको जब बताया था कि रॉबर्ट हुक ने जब सेल का डिस्कवरी किया था तो वो एक डेड सेल था, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि वो क्यों डेड सेल था। तो एक्चुअली में उस सेल के चारों तरफ एक लिग्निन और सुबेरिन नाम का मटेरियल था जो बाहर से वाटर और क्या करता था, गैसेज को अंदर नहीं आने देता था, और जिसकी वजह से सेल का क्या हो चुका था, डेथ हो चुका था और सेल अंदर से ड्राई हो गया था। और तभी जब जब उन्होंने उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको वो एक लिटिल हॉलो कंपार्टमेंट के तौर पे परसीव हुआ। ठीक है, चलिए, जिसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, सेलुला दे दिया। तो यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ये जो धागा जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, इसका क्या फंक्शन है। तो देखो, इस जेनेटिक मटेरियल को पहले आप फिलहाल के लिए समझो, हालांकि टेक्निकली ये अलग अलग चीजें हैं। क्या कहने का मतलब, आपने अलग अलग टर्म्स सुना होगा, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोजोम, डीएनए, जीन। क्या लगता है आप लोगों को ये सारे टर्म एक हैं या फिर अलग अलग हैं? टेक्निकली ये टर्म्स अलग अलग हैं, बट मैं अगर मैं फंक्शनली बात करूं तो इन सब का फंक्शन, आप जीन बोल लो, आप डीएनए बोल लो, आप क्रोमोजोम बोल लो या फिर आप जेनेटिक मटेरियल बोल लो, फंक्शन लगभग लगभग सबका क्या है, एक ही जैसा है। क्या फंक्शन है, तो आज आप जैसे भी दिख रहे हो आप इसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से दिख रहे हो। आप लंबे होगे कि छोटे होगे, आप गोरे होगे कि काले होगे, आप मोटे होगे कि पतले होगे, आपके आई का कलर कैसा होगा, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन या फिर एगाउटी, आपका हेयर कैसा होगा,
कर्ली होगा, स्ट्रेट होगा या फिर वेवी होगा। आप कोई भी कैरेक्टर उठा लो, आपकी आवाज भारी होगी या फिर लड़कियों की तरह पतली होगी, आपका नोज कैसा होगा, इवन आपका नेल्स लंबा लंबा छोटा छोटा चौड़ा चौड़ा होगा या फिर छोटा छोटा होगा, इवन कुछ भी आप उठा लो, आपको टिल मार्क भी कहां पे आएगा। हर एक कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यही जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है। एंड इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एकदम गौर से सुनना मेरे इस स्टेटमेंट को, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही बिहेव करता है। क्या कहने का मतलब? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही बिहेव करता है। तो जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसी चीज को बाहर से अंदर आने देता है जो सेल के लिए जरूरी है, ठीक उसी तरह से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये उसी चीज को बाहर से अंदर आने देगा जो जेनेटिक मटेरियल के लिए जरूरी है, और जो चीज जरूरी नहीं है उसे ये अंदर नहीं आने देगा। और ये बात में तो ये चीज होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मैं अपने हाथ पर से एक सेल लूं, उसे माइक्रोस्कोप में रख के देखूं, या फिर मैं उसे मैजिक से जादू से बिगड़ कर दूं, तो मुझे क्या दिखेगा? तो जैसे कि मेरे हाथ में आपको ये बॉटल दिख रहा है, तो इसमें ये क्या है? बाहर में बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल सेल में भी आपको बाहर में एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। उसके अंदर में लिक्विड दिखेगा जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे। देन उसके बाद आपको बीच में कुछ धागा जैसा मटेरियल दिखेगा जिसे जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे, और वो जो धागा जैसा मटेरियल उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेनस कवरिंग दिखेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कौन सा सेल मैंने यहाँ पे बनाया है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है, तो आई होप कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि ये एक्चुअली में जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये क्या है। तो ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये एक्चुअली में एक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? तो ये एक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक सेल है। चलिए अब मैं दूसरे सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल। अब सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे मेरा ये फोन का स्क्रीन है, ठीक है। एक बात बोली जाती है कि हमारे लैट्रिन के सीट पे जितने ज्यादा बैक्टीरिया नहीं होते हैं, उससे ज्यादा बैक्टीरिया हमारे फोन के स्क्रीन के ऊपर होते हैं। तो इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे अपने फिंगर को क्या करता हूँ? इस स्क्रीन के ऊपर रब करता हूँ, और वाटर के मदद से मैं अपने फिंगर को, ठीक है, क्या करता हूँ? एक शीशे के स्लाइड पे वॉश करता हूँ। अगर आपने अपने लाइफ में कभी माइक्रोस्कोप यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो एक छोटा सा शीशे का क्या होता है? स्लाइड होता है, उस पे उस ऑब्जेक्ट को रख के तब देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ? अपना फिंगर पहले इस फोन की स्क्रीन पे रब करता हूँ, इसको वाटर की मदद से थोड़ा सा वॉश करता हूँ, एंड उस शीशे के स्लाइड पे जो वाटर है उसे मैं माइक्रोस्कोप में रखता हूँ और जूम करके मैं देखना शुरू करता हूँ। तो उसमें मुझे बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, और पता है उस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ध्यान से देखना, उसमें भी बिल्कुल, ठीक है, बाहर में एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर होगा। उसमें भी क्या होगा? तो उसमें भी बिल्कुल, ठीक है, बाहर में एक बाउंड्री लाइक क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। और कॉमन सी बात है, इस बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर को भी हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलेंगे। उसमें भी अंदर में क्या होगा? ठीक है, ओके, लिक्विड भरा हुआ होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। एंड इसमें भी क्या होगा? बीच में जो है धागा जैसा मटेरियल होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। बट यहाँ पे एक कैच है। क्या कैच है? तो इसमें ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसमें ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेनस कवरिंग नहीं होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेनस कवरिंग नहीं होगा। क्या कहने का मतलब? अगर आप इस सेल में देखोगे तो यहां भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां भी साइटोप्लाज्म है, यहां भी साइटोप्लाज्म है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल है। बट यहां पे जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है जो जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और यहां पे अगर हम लोग देखें तो जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कोई कवरिंग देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो सेल है ये क्या कहलाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ये जो दोनों सेल का नाम है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, इसको क्या करते हैं? तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है प्रो का मतलब? प्रिमिटिव। आपने सुना होगा, ठीक है, हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना, जैसे कि प्रो या फिर प्री वर्ड। तो प्री या फिर प्रो मतलब क्या होता है? पहले। जैसे कि एक बाइक है जिसका नाम भी है पैशन प्रो, तो क्या मतलब होता है पैशन प्रो का? पैशन का मतलब होता है चाहत, और प्रो मतलब पहला। तो कहना कंपनी ये चाह रहा है कि अगर आप बाइक खरीदने जाओगे तो आपका सबसे
पहला चाहत क्या होगा, पैशन प्रो। तो प्रो का मतलब क्या होता है, पहला, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराना और पहला एक ही चीज हो गया। क्या कहने का मतलब, जो पहले आएगा वो पुराना होगा, कॉमन सी बात है। जैसे कि हम लोग का जन्म पहले हुआ तो और आज जिस बच्चे का जन्म होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या होंगे, उसके कंपेयर पुराने होंगे, क्योंकि हम लोग पहले आए हैं। तो प्रो मतलब क्या होता है, पहला, जिसे मैंने यहाँ पे प्रिमिटिव के तौर पे लिखा है। एंड कैरियो मतलब क्या होता है, तो कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। तो इसे हम लोग पुराना न्यूक्लियस वाला बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक को। एंड यहाँ पे यू मतलब क्या होता है, तो एडवांस होता है। क्या होता है, यू मतलब एडवांस होता है, और कैरियो मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस। अब मुझे आप ये बताओ, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, हम लोग एडवांस किसको बोलते हैं, हम लोग किसको एडवांस बोलते हैं। अक्सर हम लोग अपने डेली लाइफ में ये बोलते हुए पाए जाते हैं कि बहुत एडवांस बन रहे हो तुम, ठीक है। किसे हम लोग एडवांस बोलते हैं, मैं आपको अपने लाइफ का एक छोटा सा घटना बताता हूँ। आज से कई साल पहले जो है, जब मैंने जो है ना शुरुआत में इंग्लिश गाने मतलब मैंने इंग्लिश गाना सुनना शुरू किया, तो वहां पे मुझे क्या लगता था, दूसरे को देख के कि अरे ये लोग तो हिंदी या फिर भोजपुरी गाना सुनते हैं, तो इसके कंपेयर में इंग्लिश गाना सुनता हूँ तो मैं एडवांस हूँ। तो इसे आप बोल सकते हो कि वो एक मतलब चाइल्डहुडनेस था, ठीक है, बचपना था। क्या इंग्लिश गाना सुनने से कोई एडवांस हो जाता है, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो फिर किसे आखिरकार एडवांस बोलते हैं, क्या डेफिनेशन होता है एडवांस का, तो एकदम ध्यान से सुनना। आपने जो है बटन वाला फोन तो देखा ही होगा, और मेरे हाथ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मेरा फोन है, ठीक है, ओके। तो आपने बटन वाला फोन देखा होगा और ये फोन है, दोनों फोन में मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन एडवांस फोन है, तो क्या आंसर है, कॉमन सी बात है कि ये जो फोन है ये एडवांस फोन है, और इसे हम लोग बोलते भी है स्मार्टफोन। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्यों इसे हम लोग एडवांस बोल रहे हैं, और उस बटन वाले फोन को एडवांस क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जिसकी वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी वही एडवांस कहलाएगा। अगर मैं बटन वाले फोन के बारे में बात करूं तो उससे हम लोग बस कॉल कर सकते थे, बट एक्चुअली में ये जो फोन है ये एक मिनी कंप्यूटर है जो आप अपने पॉकेट के अंदर रख के घूम पाते हो। इसमें कैमरा भी है, इसमें क्या है, वीडियोस भी चल रहा है, इसमें जो है आप कंप्यूटर के बहुत सारे फंक्शंस को भी क्या कर रहे हो, यूज करो, लाइक इंटरनेट वगैरह। तो ये चीजें, तो इसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो ज्यादा है। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़िया होती है दूसरे के कंपेयर, उसे हम लोग एडवांस बोलते हैं। तो अब ये बातों को बताने का पर्पस मेरा ये था कि अब जैसे कि यहाँ पे दो तरह के सेल हैं, एक है यू कैरियोटिक सेल और एक क्या है, प्रो कैरियोटिक सेल। तो दोनों में हम लोग को बेसिक सा डिफरेंस क्या दिख रहा है, बेसिक सा डिफरेंस तो बस ये दिख रहा है कि जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर भी है, ये तो सिमिलैरिटीज हो गई, इधर भी साइटोप्लाज्म है, इधर भी साइटोप्लाज्म है, इधर भी जेनेटिक मटेरियल है, इधर भी जेनेटिक मटेरियल है। डिफरेंस के नाम पे फिलहाल तो बस एक ही चीज दिख रहा है कि यहाँ जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ क्या है, ठीक है, एक कवरिंग है, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ जो है कवरिंग नहीं है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि मतलब एक आदमी जो टोपी पहने हुआ है तो वो एडवांस हो गया, और मैं टोपी नहीं पहने हुआ हूं तो मैं मतलब पुराना हो गया। तो एक यहाँ पे ये जो आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख रहे हो, इसके होने से आखिरकार इसको हम लोग एडवांस न्यूक्लियस वाला क्यों बोल रहे हैं। अगर आपने शुरुआत के स्टेटमेंट को सुना होगा तो मैंने वहां पे जोर डाल के आपको बोला था कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। जहां पे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसी चीज को अंदर आने देगा जो सेल के लिए जरूरी है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसी चीज को साइटोप्लाज्म से, ठीक है, अंदर आने देगा जो इस जेनेटिक मटेरियल के लिए जरूरी है। अब होता क्या है कि ये जो आप देख रहे हो साइटोप्लाज्म, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और अगर ये केमिकल्स इस जेनेटिक मटेरियल के कांटेक्ट में आए तो ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगा, और उसकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर इस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है तो ये उसी चीज को अंदर आने देगा जो इस जेनेटिक मटेरियल के लिए जरूरी है। तो साइटोप्लाज्म में केमिकल्स जो हैं उसको कभी भी ये अंदर आने ही नहीं देगा, और जिसके वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने फंक्शन को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा और इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई दिस सेल इज कंसीडर्ड एज अ एडवांस सेल। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो केमिकल्स हैं वो काफी आसानी से जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है कोई मेम्ब्रेनस कवरिंग इस तरह का नहीं है जो इन केमिकल्स को क्या करे, जेनेटिक मटेरियल के साथ रिएक्ट करने से रोक सके। तो इसके वजह से, ठीक है, इसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाएगी, और इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक पुराना सेल।
अब ये वही वाली बात हो गई कि आप पढ़ने के लिए बैठे हो और क्या हो रहा है, मान लो छत पे बैठे हो पढ़ने के लिए और बगल में किसी की शादी हो रही है, तो उधर से साउंड बॉक्स बज रहा है, नीचे से कोई हॉर्न बजा रहा है, ठीक है, बगल में कोई जो है चिल्ला रहा है, तो क्या हो रहा है, आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ गई। और वहीं पे एक स्टूडेंट है जो एक बंद से छोटे से कमरे में बैठा हुआ है, एकदम शांत से फोकस करके पढ़ रहा है, तो किसकी वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा बढ़िया होगी? कॉमन सी बात है उसकी। तो यही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये उसी केमिकल को जो है अंदर आने देगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट उसी केमिकल को अंदर आने देगा जो जेनेटिक मटेरियल जरूरी है, और जो केमिकल्स जरूरी नहीं है ये उसे अंदर आने ही नहीं देगा। तो इसके वजह से इसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़िया होगी, और इसी वजह से हम लोग इसको यूकैरियोटिक यानी कि एक एडवांस, यू मतलब एडवांस और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, एडवांस न्यूक्लियस वाला सेल बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो पुराने न्यूक्लियस वाला सेल। ठीक है, तो आई होप कि न्यूक्लियस के बेसिस पे कैसे दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल। थोड़ा सा मैं इसमें और अगर आगे आपको अब बताऊं, तो आपने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स का नाम सुन रखा होगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, किसी को कुछ याद हो या ना याद हो, ये तो पक्का याद होता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। आ रही है बात में, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल तो क्या होता है, राइबोसोम। तो आपने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल का नाम सुन रखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, जिसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो ये जो आपका यूकैरियोटिक सेल है, इसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी को आखिरकार हम लोग सेल ऑर्गेनल क्यों बोलते हैं, ये जब हम लोग सेल ऑर्गेनल शुरू करेंगे तो वहां हम लोग समझेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि जो यूकैरियोटिक सेल है, इसमें जितने भी आप सेल ऑर्गेनल्स के नाम सुनते हो वो सब के सब प्रेजेंट है। बट अगर वहीं पे मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करूं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल ऑर्गेनल होता है, और वो कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है, तो वो होता है राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। वो भी कौन सा राइबोसोम, तो वो भी 70S राइबोसोम। आई होप कि आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि दो तरह के राइबोसोम होते हैं, एक होता है 70S और एक क्या होता है 80S। और किस बेसिस पे, तो वो सेडिमेंटेशन रेट के बेसिस पे है कि किसका सेडिमेंटेशन रेट कितना है। तो इसमें सेल ऑर्गेनल के नाम पे बस एक सेल ऑर्गेनल है जो कि कौन है, राइबोसोम, और वो भी 70S। और यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की मैं बात करूं तो इसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर जो है ना मान लो कि यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर मान लो कि यहाँ पे गोल्जी बॉडी है। क्या है, गोल्जी बॉडी है। तो ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनके चारों तरफ भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेम्ब्रेनस कवरिंग प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनस कवरिंग प्रेजेंट है। और ये मेम्ब्रेनस कवरिंग क्या करता है, ये बिल्कुल ये जितने भी मेम्ब्रेन्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन, या फिर जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारे के सारे जो मेम्ब्रेन हैं, ये उसी चीज को बाहर से अंदर आने देंगे जो इन सेल ऑर्गेनल्स के लिए क्या होगा, जरूरी होगा। और इसके वजह से इनके अंदर एक कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब ये कंपार्टमेंटलाइजेशन कहने का क्या मतलब है, कंपार्टमेंटलाइजेशन कहने का ये मतलब है कि इसको कुछ ऐसे समझो कि जैसे कि एक रूम है, और उस रूम के अंदर आप भी रह रहे हो, आपकी जो है छोटी सी बहन भी रह रही है, आपके बड़े भाई भी रह रहे हैं, ठीक है। अब तीनों को पढ़ना है और तीनों बोल बोल के पढ़ना चाहते हैं, तो अब क्या करें, तो आपके पापा ने क्या किया, अब उनके पास इतना भी रूम नहीं है कि वो जो है ना आपको अलग रूम दे, आपके भाई को अलग रूम दे, ठीक है, और आपकी बहन को अलग रूम दे, तो सबको एक ही रूम में रहना है लेकिन डिस्टर्ब भी नहीं होना है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया एक ही रूम के अंदर। कंपार्टमेंटलाइजेशन कहने का मतलब क्या, उन्होंने जो है ना, ठीक है, एक रूम के अंदर ही 3 सेक्शन बनवा दिया। बोला कि तुम इस सेक्शन में बैठ के पढ़ो, तुम इस सेक्शन में बैठ के पढ़ो, और तुम इस सेक्शन में बैठ के पढ़ो। और बीच में जो है उन्होंने एक क्या किया, तो एक पार्टीशन दे दिया, और कोई किसी से अब डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। आराबास में तो यहां पे भी आप देखो कि यहां पे ये जो सेल है, तो इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स है, इनके चारों तरफ भी ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स क्या है, इस तरीके से ये प्रेजेंट है। और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इनके अंदर में जो इन्वायरमेंट है उसको बाहर के इन्वायरमेंट से डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, तो इसके अंदर एक अलग तरह का इन्वायरमेंट चाहिए। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, आपने पढ़ा होगा, ये दो तरह का होता है, आरईआर एंड एसईआर। ये क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड बनाता है। तो इनके अंदर जो इन्वायरमेंट होगा वो अलग तरह का होगा। गोल्जी बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो अलग तरह का होगा। तो ये अलग तरह का इन्वायरमेंट कैसे मेंटेन रह सकता है, ये तभी मेंटेन रह सकता है जब बाहर की चीजें क्या हो, अंदर ना आए। तो ये अंदर में अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखेंगे।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि इसका अलग कंपार्टमेंट है, इसका अलग कंपार्टमेंट है, इसका अलग कंपार्टमेंट है। और ये कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसे मेंटेन हो रहा है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से मेंटेन हो रहा है, ठीक है, ओके। इनके चारों तरफ जो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसी की वजह से ये मेंटेन हो रहा है। अरबास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेक्निकली जो है आप इसे जो है, ठीक है, ओके, जनरली तौर पर टेक्निकली जो है, ठीक है, आप इसे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग किसे बोलते हैं, तो सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं। तो इनके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन को मेंटेन करके रखने में क्या कर रहा है, ठीक है, मदद कर रहा है। और इन सेल ऑर्गेनल्स का जो मेम्ब्रेन होता है, इसका जो होता है इन सब का अपना अपना एक स्पेसिफिक नेम है। तो जब हम लोग ये सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे तो इनके मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि प्लास्टिड है तो उसके चारों तरफ भी क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, तो उसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं वो हम लोग जब वहां पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे। आ रही बात में, तो ये चीज होता है। तो और इसके अंदर इस तरह का कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉमन सी बात है, कोई सेल ऑर्गेनल है ही नहीं। तो सेल ऑर्गेनल नहीं है तो क्या होगा, कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब बोलोगे आपकी किसमें राइबोसोम तो है, तो आपने अगर पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लास में तो आपको पता होगा कि राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है एक्चुअली में जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेनस कवरिंग होता ही नहीं है, वो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। तो इसमें तो एक सेल ऑर्गेनल्स तो है नहीं, और जो है वो भी नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, तो इसमें किसी भी तरह का कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो यही हमारे दो तरह के सेल, एक हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और एक हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि न्यूक्लियस के बेसिस पे कितने तरह के सेल होते हैं। तो एक है प्रोकैरियोटिक, और इसे क्यों हम लोग जो है प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला बोलते हैं, और इसे क्यों हम लोग यूकैरियोटिक एडवांस न्यूक्लियस वाला बोलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड दोनों के बीच और क्या क्या डिफरेंसेज है, जैसे कि इनमें सेल ऑर्गेनल्स का होना, इसमें सेल ऑर्गेनल के नाम पे बस एक सेल ऑर्गेनल राइबोसोम का होना, इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलेगा, इसमें कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अकॉर्डिंग टू आरएच विटाकर क्लासिफिकेशन इनको 5 किंगडम में बांटा गया है। किंगडम मोनेरा जिसमें इस अर्थ पे जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको रखा गया है। किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। देन किंगडम फंजाई जिसमें फंगस, जिसे जैसे कि मैं एक छोटा सा कॉमन एग्जांपल ले लूं तो मशरूम जिसकी हम लोग सब्जी भी बना के खाते हैं उनको रखा गया है। एंड किंगडम प्लांट में जो है इस अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं उनको रखा गया, और किंगडम एनिमलिया में इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उनको रखा गया है। तो आपने पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेज में 11th-12th में कि जो आरएच विटाकर थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जहां पे इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको कितने किंगडम में बांटा गया, तो 5 किंगडम में बांटा गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें कितने ऐसे किंगडम हैं जो प्रोकैरियोट के अंदर आते हैं और कितने किंगडम है जो यूकैरियोट के अंदर आते हैं, तो सिर्फ एक किंगडम, किंगडम मोनेरा, जिसमें इस अर्थ पे प्रेजेंट जितने भी बैक्टीरिया हैं वो आते हैं। तो मोनरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब प्रोकैरियोटिक सेल के हैं। और उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा से लेके किंगडम एनिमलिया तक, यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, देन उसके बाद जो है प्लांट एंड एनिमल, इन किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सब यूकैरियोटिक हैं। और जब मैं ये बात बोलता हूं कि ये प्रोकैरियोटिक है मोनरा और बाकी की यूकैरियोटिक है, तो इससे आप क्या समझते हो, इससे आपको ये समझना है कि यानी कि मैं अगर एक बैक्टीरिया के सेल को लेके माइक्रोस्कोप में रख के देखूंगा, मेरा ये स्टेटमेंट याद करना जो मैंने आपको बोला था कि पढ़ाई का असली पर्पस तभी पूरा होता है जब आप पढ़े हुए चीजों को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने लगते हो। तो जब मैं बोलता हूं कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है तो अब आप इससे क्या समझते हो, तो अब आप ये समझते हो कि अगर मैं एक बैक्टीरिया के सेल को माइक्रोस्कोप में रख के देखूंगा तो बाहर में मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा, साइटोप्लाज्म भी दिखेगा, जेनेटिक मटेरियल भी दिखेगा, बट उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं दिखेगा। जब मैं ये बोलता हूं कि ये यूकैरियोटिक है, इवन हम लोग भी यूकैरियोटिक हैं, तो इससे आप क्या समझते हो, तो इससे आप ये समझते हो कि अगर हम लोग अपने सेल को माइक्रोस्कोप में रख के देखेंगे तो उसमें हम लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा, जेनेटिक मटेरियल दिखेगा, एंड जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कवरिंग भी दिखेगा जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा, अंदर में साइटोप्लाज्म हो जाएगा, बीच में जेनेटिक मटेरियल होगा और उसके चारों तरफ कवरिंग होगा। एंड इवन इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे जो कि इनमें नहीं होंगे। तो ये चीजें हैं। तो आई होप क्या क्या होता है प्रोकैरियोटिक एंड क्या होता है यूकैरियोटिक सेल, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस